सो कभी कभार हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती हैं जिनमें हम ग्राफ्स की हेल्प लेते हैं। और फिजिक्स में जैसे हमने देखा, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन में जब हमें फिजिक्स पढ़ते समय कई बार रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना होता है, तो रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए ग्राफ की हेल्प से हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमें रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है तो हम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं और वो रेट ऑफ चेंज के बराबर आ जाता है। और अगर क्वांटिटीज़ में चेंज कंटिन्यूअस है तो उस केस में रेट ऑफ चेंज या कहें कि स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y का एक x का एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना हो तो हम x और y के ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ था, कैसा भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए ऐसा ले लिया। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप कैलकुलेट करेंगे वही रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमें देगा, ठीक है। और अगर कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y कैलकुलेट करने के लिए हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जहां पर y जो होगा वो x का एक फंक्शन होगा। तो ये तो है डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन हम यूज़ कब करेंगे? जब हमें कैलकुलेट करना हो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हमें एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन ये आती है जिसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, ut प्लस 1/2 at²। तो ये इक्वेशन क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, जहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो इस ग्राफ में जैसा याद होगा, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि कुछ इस तरह का ग्राफ रहता है, टाइम और वेलोसिटी का ऐसे कुछ ग्राफ रहता है कि टाइम 0 पर वेलोसिटी u है और जब t टाइम हो गया तब वेलोसिटी v है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था ये पता लगाने के लिए इस ग्राफ के नीचे कितना एरिया आ रहा है, ये एरिया हमने कैलकुलेट किया था क्लास 9 में। और ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है यही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाता है, ऐसा हमने कैलकुलेट किया था। तो इसमें जो एरिया है वही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें ग्राफ के नीचे कितना एरिया आ रहा है वो कैलकुलेट करना होता है। तो उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जैसे यहाँ इस एग्जांपल में था कि जो एरिया का शेप है, अगर वो कोई रेगुलर शेप है तो एरिया कैलकुलेट करना इजी होता है, क्योंकि उस जैसे यहाँ पर अगर हमें ट्रेपेजियम का फार्मूला पता हो तो हम ट्रेपेजियम के लिए फार्मूला यूज़ करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर नहीं तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करके एक रेक्टेंगल का एरिया और प्लस एक ट्रायंगल का एरिया, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एरिया कोई रेगुलर शेप का नहीं आ रहा है, अगर रेगुलर शेप का एरिया नहीं आ रहा है तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होगा उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। कर्व्ड एरिया है सपोज, जैसे कि मान लो कि ऐसे कोई एरिया आता है, इधर मान लो है x और इधर है मान लेते हैं y। तो y और x का ग्राफ मान लो कि कुछ इस तरह का आता है, कर्व्ड आता है। तो इसके नीचे जो एरिया आ रहा है, अगर ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो अगर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो एरिया है, ये एरिया को 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो 2 जो एरिया है वो तो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसके लिए तो हम रेक्टेंगुलर शेप का एरिया, इसके लिए तो हमारे पास फार्मूला है, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं।
बट ये वाला जो एरिया है ये कोई रेगुलर शेप नहीं है। ये ट्रायंगल होता अगर ये वाली जो लाइन है यहाँ ए से लेकर बी तक, अगर ये एरिया हमारा कर्व्ड नहीं होती, ये लाइन हमारी कर्व नहीं होती, ये अगर स्ट्रेट लाइन होती ऐसे, तब तो हमारा काम आसान हो जाता, तब ये ट्रायंगल दिखाई देता और हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन इस केस में ये वाला एरिया ट्रायंगुलर नहीं है, ये ए बी कर्व्ड है, इसलिए एरिया ट्रायंगुलर है नहीं। तो इसका एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाए? तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह का जो प्रॉब्लम होंगे जहां हमें एरिया कैलकुलेट करना हो और कोई रेगुलर शेप का एरिया ना आ रहा हो, कंटिन्यूस चेंज हो रहा हो y और x के बीच में, और y जो होगा वो x का फंक्शन होगा, तो इस तरह के ग्राफ्स में हम इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन टेक्निक क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो मान लीजिए कि कोई हम ग्राफ बनाते हैं f और x के लिए, मान लो कि ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, यहाँ पे y ही हमारा फंक्शन है x का, और सपोज ये हमारा एरिया कुछ इस तरह का आया, कैसा भी हो सकता है, हमने कर्व्ड एरिया का एक इजी एग्जांपल ले लिया है ए बी लाइन हमारा है जो y के साथ, जो x के साथ साथ y का वेरिएशन शो करता है। अब इस ग्राफ के नीचे अगर हमें एरिया कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं a डैश b डैश, ये एरिया है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए जो इंटीग्रेशन टेक्निक है उसका ओरिजिन क्या है, पहले उसको देखते हैं। तो इस एरिया को अगर हम डिवाइड कर लें, कुछ ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स बना लें इस तरह से, तो हम क्या देखते हैं कि हमें ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर एरिया मिल जाते हैं। जैसे 1 है वो तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर दिखाई ही दे रहा है, और जो 2 वाला है वो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप से डेविएट हो रहा है, ये वाला एरिया इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। और इसी तरह से आगे अगर देखें तो ये जो 3 वाला एरिया है उसमें ये पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, अदरवाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया हमें रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 2 वाले में भी ऐसे ही छोटा सा पार्ट है जो रेक्टेंगुलर होने से इसको अलग लेके जा रहा है, और 1 तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है ही। तो अगर इसी तरह के हम और कुछ स्ट्राइप्स बनाएं और कम विड्थ वाले, ये जैसे ये स्ट्राइप्स की विड्थ है, अगर हम और छोटे विड्थ वाले स्ट्राइप्स बनाएं और यहाँ इमेजिन करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। यहाँ पर स्ट्राइप्स की विड्थ और छोटी कर दें तो ये हमारा हो गया y, ये हो गया x, और ये हमारा वही एरिया है जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, a और b। अगर हम यहाँ पर बहुत पतले स्ट्राइप्स बनाएं, जैसे कि इस जगह पर मान लिया हमने एक स्ट्राइप बनाया, ऐसे ही बहुत सारे होंगे, एक पतला सा हमने कम विड्थ वाला स्ट्रिप एक ले लिया, ये हमने एक स्ट्रिप ले लिया, और अब देखें कि यहाँ पर बहुत ही छोटा एक एरिया है जो इसको रेक्टेंगुलर नहीं होने दे रहा, अदरवाइज ये एरिया हमारा रेक्टेंगुलर था, ये वाला एरिया हमारा रेक्टेंगुलर था। एक छोटा सा एरिया है जो रेक्टेंगुलर इसको नहीं होने देता, थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो हमारे स्ट्राइप्स हैं ये जितने पतले होते जाएंगे तो ये जो एरिया है, जो अब मान लीजिए यहाँ अगर इस बात को और समझना है, यहाँ पर और एक एरिया बनाकर देख सकते हैं, और एक स्ट्रिप हमने बना लिया, तो ये जो एरिया है, जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालने के बाद एक छोटा सा एरिया बचता है जिसकी वजह से रेक्टेंगुलर नहीं हो पा रहा है, ये एरिया और छोटा होता चला जाएगा अगर हम स्ट्रिप की विड्थ और छोटी कर दें। तो स्ट्रिप की विड्थ जितनी छोटी होगी ये एरिया उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे ही पतले पतले स्ट्रिप्स बनाएं जिनकी विड्थ बहुत ही कम हो, बहुत कम मीन्स कितनी कम, इनफाइनाइटली स्मॉल, अगर बहुत कम विड्थ होगी तो ये स्ट्रिप्स ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होंगे। पूरा एरिया ए से बी के नीचे जो एरिया आ रहा है वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा, बट अगर हम ए से बी के नीचे जो एरिया आ रहा है उसको हम बहुत ही पतले पतले स्ट्रिप्स में डिवाइड करें तो हर एक स्ट्रिप अपने आप में ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया के लिए हमें ऑलरेडी फार्मूला पता है, तो एक पतले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया अगर हम पता लगा लें और इन सारे स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर दें तो ये पूरा एरिया जो ए बी ग्राफ के नीचे आ रहा है वो पूरा एरिया हमें पता लग सकता है।
यानी कि एरिया अंडर ए बी ग्राफ अगर हम लिखना चाहें, एरिया अंडर ए बी ग्राफ, तो वो क्या हो जाएगा, इन सारे स्ट्रिप्स के एरिया के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स थे, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप A1, सेकेंड का A2, थर्ड का A3, इस तरह से सारे एरिया को अगर हम ऐड कर दें, AN यहाँ पर लिख लेते हैं, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स अगर हैं, तो हमें ये पूरा एरिया पता लग जाएगा। अब एक स्ट्रिप का एरिया लेकिन कैसे निकाला जाए, तो सपोज कि ये वाली जो हमारी पोजीशन थी, ए के नीचे x की वैल्यू थी, मान लो यहाँ पर x1 और यहाँ पर वैल्यू थी x2, और जहाँ हमारा ये स्ट्रिप बना हुआ है, ये जो शेडेड स्ट्रिप है, सपोज ये ओरिजिन से x पोजीशन पर था और इसमें थोड़ा सा हमने और ऐड किया dx, ऐसे ये dx यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये dx बहुत ही छोटा होगा, कितना, इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। इनफाइनाइटली स्मॉल मीन्स 0 से जस्ट बड़ा। तो एक पतला सा हमने स्ट्रिप लिया और इस पोजीशन पर फंक्शन की वैल्यू है सपोज y, तो यानी कि इस स्ट्रिप की लेंथ तो हो जाएगी y और इस स्ट्रिप की विड्थ हो जाएगी dx। तो किसी एक स्ट्रिप का एरिया ऑफ द स्ट्रिप एट पोजीशन x अगर हम लिखें, एट पोजीशन x, तो वो आ जाता है y इंटू डी एक्स। ठीक है, तो y लेंथ हो जाएगी और dx हो जाएगी विड्थ। बस यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि y जो है वो x का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है कि ओरिजिन से डिफरेंट पोजीशन पर हम जाएंगे, यानी जब x चेंज होगा तो अलग अलग पोजीशंस पर y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि y हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x। तो ये जो हमने एरिया निकाला, ये कोई जनरल पोजीशन x पर एरिया है किसी स्ट्रिप का, और ये मान लो ax, तो इतना एरिया हमारा आ रहा है। तो इसी तरह से अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग स्ट्रिप्स होंगे और सबके विड्थ हम उतनी ही ले लेंगे dx। तो अगर यहाँ पर देखें, तो अगर सारे स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर दें, मान लो कि सिग्मा, तो a की वैल्यू ये हमने निकाली है कोई जनरल वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा ax, और इसमें x की वैल्यू चेंज होगी कहाँ से लेकर कहाँ तक, x1 से लेकर x2 तक। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ ax की वैल्यू लिखें, जो कि हमारी थी वैल्यू कितनी, y dx, x1 से लेकर x2 तक, तो इस तरह के जो फंक्शन हैं जिनमें y x का फंक्शन है और x कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये समेशन साइन है, इसी समेशन साइन को इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी कि जब एरिया हमारे कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज हों, डिस्क्रीट वैल्यूज मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया हमारा यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ दिख रहा है, मतलब डिस्टिंक्ट एरियाज अगर आप देख सकते हैं, तो हम सबका एरिया ऐड करके पूरे सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं। बट अगर जहाँ चेंज कंटिन्यूअस हो, जहाँ पता नहीं चले कि हाँ यहाँ से यहाँ तक A1 है, यहाँ से यहाँ तक A2 है, ऐसा अगर पता नहीं चलता है, तो उस केस में हम समेशन की बजाय इंटीग्रेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फ्लोर में टाइल्स लगे हुए हैं और हमें उस पूरे फ्लोर का एरिया पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हर एक टाइल का एरिया कैलकुलेट करके फिर सारे एरिया को अगर ऐड कर देंगे तो हमें उस फ्लोर का एरिया पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये पता ही ना चले कि कौन सा टाइल कहाँ तक उसकी बाउंड्रीज थे, कहाँ वो टाइल खत्म हुआ है, तो ऐसे केस में हम एक एक टाइल का एरिया निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एरिया कहाँ से कहाँ तक। तो ऐसे केस में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ समेशन। इनफैक्ट समेशन और इंटीग्रेशन एक ही बात है, बस हमें जब डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं पता है तब हम वहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन साइन है, इस साइन को फिर ये जो समेशन साइन है, इसको इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस कर दिया जाता है जब चेंजेस कंटिन्यूअस हों। और इंटीग्रेशन साइन कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ये s जो सम होता है उसी के s से ये इंटीग्रेशन साइन बना है, थोड़ा सा और एलोंगेटेड कर देते हैं s को, तो ये इंटीग्रेशन साइन बन जाता है। तो वही साइन हमने यहाँ पर यूज किया, और ये fx dx यहाँ पर हमारा जो एरिया था एक स्ट्रिप का। तो अब और ये जो वैल्यूज हैं x1 x2, इनको कहा जाता है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें x1 को कहा जाएगा लोअर लिमिट और जो x2 है उसको कहा जाएगा अपर लिमिट। ठीक है,
तो इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या होगा fx dx। और इस फंक्शन को, ये जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, या अगर ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यानी यहाँ जब लिखा हो d के साथ में लिखा है ना dx, इससे हमें पता चलेगा कि x इज ए वेरिएबल। ठीक है, x वेरिएबल है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये जो यहाँ y है, y हैज टू बी ए फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन होना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि x चेंज होने पर y किस तरह चेंज होता है, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो है इंटीग्रेशन का ओरिजिन, कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि जब भी हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा किसी प्रॉब्लम में, फिजिक्स पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसमें अगर एरिया कैलकुलेट करने की बात आती है, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे हमें इंटीग्रेशन यूज करना है। ठीक है, तो